नमस्कार। बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब बड़े लक्ष्य के लिए हम अपने को तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड स्विंग आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये दाएं बाएं हाथ का काम है, मैं आसानी से इस चीज़ को कर ले जाऊंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं भाई, और ये जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर उसको हम डिप्रेशन या डिप्रेसिव मूड कह सकते हैं या डिप्रेसिव टेंडेंसी कह सकते हैं। तो इनसे बाहर आने का या कैसे हम अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें, इसके बारे में हम कुछ, चूँकि मैं 32-33 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इसमें जाते और इससे बाहर निकलते और फिर सिलेक्शन पाते हुए देखा है, तो मैं अपने अनुभव को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और फिर मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, हालांकि वो अभी थोड़ा आया नहीं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर काम कर रहा हूँ और ये एक तरीके की ये काउंसलिंग ही है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए है प्रोजेक्ट। तो देखिए, मैं पहले तो कुछ फैक्ट्स की बात करता हूँ। हाई स्कूल इंटर बीए में भी जब आप रहे होंगे तो लगभग ऐसे ही मूड बने होंगे, ऐसे ही एंग्जाइटी रही होगी, ऐसी ही चिंता रही होगी और आप उससे बाहर आ गए। माने हर लेवल पर जब आप अपने सामने एक कंपटीशन या कोई भी चैलेंज या कोई भी परीक्षा देखते हो तो उसमें आपके अंदर ये आया कि ये परीक्षा बड़ी है और मैं इसके लिए डिजर्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और आप उससे पास हो गए। हाई स्कूल आपने अच्छे से पास किया, इंटर आपने पास किया, ग्रेजुएशन आपने ठीक से किया, और सब में चिंताएँ इसी तरीके से थी। तो ऐसी ही चिंता आईएएस के लिए भी है, तो ये बड़ी नेचुरल है और ये बड़ी पॉजिटिव भी है और ये होनी भी चाहिए। जिनके अंदर भी मेरिट है उनको अपने लक्ष्य को लेकर के, उसके अनुसंधान को लेकर के जो है उसके संधान को लेकर के चिंता रहती ही है। और जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए तो सबसे बड़े विमूढ़, जिन्हें न व्यापारी जगत, दे हू नो नथिंग फियर नथिंग। तो यदि आपको ऐसी चिंता है तो बिल्कुल वाजिब है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए। तो ये एक, क्योंकि आप जानते हो कि सिविल सर्विसेज में जो बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, उसकी बड़ी वजह ये नहीं कि उनके पास काबिलियत कम है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इस टेंडेंसी को ज़्यादा लंबे पालने के कारण या तो कंपटीशन में फुल फ्लेजेड और फुल मतलब पूरे अपनी त्वरा के साथ तैयारी नहीं कर सके या बीच में उन्होंने छोड़ दिया। ये मैंने बहुत सारे बच्चों को, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, उनके फेल होने की वजह उनकी काबिलियत नहीं होती, उनका जो अपना मानसिक साइकोलॉजिकल जो मेकअप है वो साथ नहीं देता है। तो फिर हाई स्कूल वाली तुलना जब हम करते हैं तो कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि सर हाई स्कूल इंटर बीए में तो जितने भी बच्चों का 75% सब ऊपर आ जाएगा वो सब डिस्टिंक्शन माने जाते हैं। तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। उसमें होता है कि चाहे सारे बच्चों का आ जाए, सारे बच्चे पास कर जाएंगे। आईएएस में तो उतने पास करेंगे जितनी सीटें हैं। तो आप उस पर क्यों दिमाग लगाते हो कि कितना 10 लाख बच्चा बैठ रहा है कि 12 लाख बच्चा बैठ रहा है, और क्यों लगाते हो दिमाग इस पर कि 10,000 सीट है कि 1100 सीट है। आप कभी इस बात को क्यों नहीं देखते हो कि आईएएस प्रीलिम की में यदि 45% आपके नंबर आ जाते हैं तो आप 100% पास हो जाओगे। तो 45% है ना, जिसको सेकेंड डिवीज़न मार्क्स कहा जाता है। तो आपको 45% लाना है, इससे कोई मतलब नहीं कितना लाख लड़का बच्चा बैठा है या कितने बच्चे, कितनी सीट्स हैं। और दूसरा, मेंस के लिए तो और भी आसान है, उसमें तो 40% नंबर पाने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50% पा जाते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे। तो आप उस पर जाते क्यों? ज़्यादातर कंपटीशन का यही मामला है कि सब जगह ये है कि इतने परसेंटेज के आसपास आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इससे कोई मतलब नहीं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट्स। एक बात तो ये हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि जो नेगेटिव मूड बनता है या नेगेटिविटी आती है तो वो कैसे तुम्हारे दिल में घर कर लेती है। तो देखिए, हर चीज़ के पीछे कहते हैं मन जो है वो बड़ा, मन का ही सब कुछ माइंड गेम है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली बात। तो मन जो है वो कभी आपने ध्यान से सोचा है कि मन जिसे कहते हो या सोच जिसे कहते हैं वो एकदम वर्थलेस है यदि उसको आप अपनी इंटेलेक्ट से कनेक्ट नहीं करते हो। मान लीजिए कि आपके सोचने में कोई बात आई, कोई नेगेटिव चीज़ आई, तो उसको जो विस्तार मिलता है वो हमेशा बुद्धि के सहारे मिलता है। जैसे मान लीजिए, कल्पना करो कि आप सोच रहे हो कि हम फेल हो जाएंगे। एक बार आपने सोच लिया तो फिर उसके आगे आप सारा बुद्धि से उसको जोड़ते चले जाते हो कि फेल हो जाएंगे तो ऐसा होगा, फलाने क्या कहेंगे, दिमाग के क्या कहेंगे, मेरी लाइफ का क्या होगा, ये इसका क्या होगा, उसका क्या। माने आप देख रहे हो ना, एक बात को जब आगे विस्तार मिलता है तो बुद्धि से मिलता है, माने आप नॉलेज से उसको विस्तार देते हो। कभी कभी इसका उल्टा होता है जिसको डे ड्रीमिंग कहते हैं कि आपके दिमाग में आ गया कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसे फैंटेसी में मान लीजिए सोचते रहते हैं, तो उसमें भी एक बार बात आ गई तो उसको जो विस्तार देते हो कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये लेंगे, ये हम प्रॉपर लेंगे, कि हम IAS लेंगे, कि IFS लेंगे, कि IRS ले लें, कि IPS ले लें, इसमें फिर फलाने जगह जाएंगे, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, फिर ऐसे ऐसी बातें होंगी। वो जितना भी आप सोच रहे हो सब बुद्धि से सोच रहे हो। या आप किसी भी चीज को जब भी आप सोचते हो तो सोचने में बात मन से प्रारंभ होती है, लेकिन उसको सारा विस्तार बुद्धि देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ना चाहो तो मन में जो बात है उसको आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता है। तो ये किस चीज के लिए बहुत काम आएगा? जब हमारी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गई है, जिसे हम नॉन मोटिवेशनल थिंकिंग कहते हैं, जो हमको मोटिवेट नहीं करती, या हम जैसे कि डाउन स्विंग में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सतर्क हो, यदि आप होश में हो, तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस एंट्री कर रहा है वैसे ही बुद्धि से उसको विस्तार मत दो। तो फिर आप करोगे कैसे उससे बाहर? आप उल्टा, अब जैसे ही आपके मन में कोई भी डाउन स्विंग आया, आपको जैसे ही डाउन फील होने लगा, वैसे आप सतर्क हो जाइए और चुप होकर के बैठ जाइए। और हमको ये सतर्क रहना है कि इस प्रोसेस को हमको आगे नहीं ले जाना है। पहले भी आपके आ चुका होगा ऐसा, फिर आप उससे बाहर निकले होंगे, लेकिन वो ऑटो सिस्टम से आप बाहर निकलते हो। मैं बता रहा हूं कि वो 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ना रहे, कैसे उसे मिनटों में उससे बाहर निकला जाए, इसका मैं टेक्निक बता रहा हूं। तो आप सतर्क रहिए। देखिए, कंपटीशन में सफल होने या दुनिया में सफल होने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम हमेशा फोकस्ड रहें, सतर्क रहें। सतर्क कैसे? कि जैसे ही कोई ऐसा थॉट हमारे अंदर घुसने वाला है जो हमारे समय को बर्बाद करेगा, हमारी एनर्जी को चूसेगा, हमको कमजोर करेगा, तो वैसे ही आप एकदम यू कीप वॉच ऑन योर सेल्फ, जिसको कहते हैं कीप अलर्ट, बी अलर्ट। तो वैसे ही आप उसको पलने ना दें, आप उसको रोकें। लेकिन वो तो आएगा और बुद्धि उसके साथ जुड़ेगी, फिर आपको जुड़वाएगी कि इतने बच्चे बैठते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, हमको तो करंट नहीं आता, हमको तो हिस्ट्री नहीं आती, हमको पॉलिटी नहीं आती, हमको बने तमाम सारी चीज़ लिखने के प्रोसेस में तमाम सारी चीज़ें आएंगी। तो उनको आप यूं ही मत इंटरटेन करिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, IQ, EQ और SQ 3 लेयर होते हैं हमारे थिंकिंग प्रोसेस की। इन तीनों में IQ के लेवल पर जो स्ट्रांग होते हैं वो उनके मटेरियल परफॉर्मेंसेस बेटर होते हैं। हाई स्कूल इंटर BA में परसेंटेज ज़्यादा होता है। IAS में केवल यही परसेंटेज पर्याप्त नहीं है। IAS केवल नॉलेज का एग्जाम नहीं है, IAS आपकी पूरी पर्सनैलिटी का एग्जाम है। इसमें आपकी बनावट को भी देखा जाता है, कितने एडवर्स कंडीशंस को आप हैंडल कर सकते हो, ये भी उसमें इनबिल्ट होता है। हालांकि सवाल केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसके पूछे जाते हैं, लेकिन वो सब मिला करके वो टोटल आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू तो केवल कहने के लिए है, बाकी टोटल प्रीलिम की तैयारी, मेंस की तैयारी, उसका जो टोटल एग्जाम है वो केवल सब्जेक्ट नॉलेज ही टेस्ट नहीं करता, आपकी पर्सनैलिटी को भी टेस्ट कर लेता है। तो IQ के लेवल पर आप चीज़ों में हाई स्कूल इंटर BA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कहीं की भी में भी आपने अच्छा परसेंटेज पाया,
ईक्यू के लेवल पर आपने अपने पीयर ग्रुप से अच्छे रिलेशन बनाए होंगे, अपने लोगों से काम निकाल लिया होगा, लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो जिस पर डिपेंड करती है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशेंट, और वो परमानेंट आपका दोस्त है और वो वहीं पर आपकी इनर स्ट्रेंथ लाई करती है। और यदि आप में एसक्यू को अपने प्रैक्टिस में, माने उसको इन्वोक करने की प्रैक्टिस में यदि आप ले आते हो, तो कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ लंबा स्टे नहीं करेगी और दुनिया में आपके अचीवमेंट पर लोगों को आश्चर्य होगा। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे महात्मा गांधी 3rd डिवीज़न पास थे। आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ जब वकालत पढ़ने गए तो वहाँ भी बड़ी मुश्किल से वो पास हुए थे। लौट के आके प्रैक्टिस उन्होंने जब करना चालू किया तो प्रैक्टिस भी उनकी बहुत बकवास रही थी। तो पहली बार जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बोल नहीं पाए थे। तमाम सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत सारा बताता रहता हूँ गांधी के बारे में। दूसरी बड़ी पर्सनैलिटी हुई अकबर। अकबर लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसको अलिफ बेते भी नहीं पढ़ना आता था, माने वो कुछ नहीं, वो कुछ ही कुडंट राइट हिज ओन नेम, अपना नाम भी नहीं लिख सकता था। लेकिन उसका थॉट प्रोसेस, उसकी स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है उसका बड़ा स्ट्रांग था और इसीलिए वो बड़े शासकों में उसकी गिनती होती है और बगैर पढ़ा लिखा आदमी। इसी तरीके से दूसरी एक पर्सनैलिटी भी, शेरशाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने भी बड़े कमाल के, केवल 5 साल का उसका शासन रहा है, लेकिन उसने जो प्रशासनिक सुधार किए हैं वो आज तक हमारे बीच में, उसने जो सड़क बनवाई थी वो हमारे बीच में आज तक है। तो वो इसका मतलब हुआ, अलाउद्दीन खिलजी भी जो सल्तनत का एक बदनाम बादशाह हुआ है, पिक्चर के कारण ज़्यादा बदनाम हो गया, लेकिन पूरी सल्तनत का 5 डायनेस्टी जो हुई हैं, पहले गुलाम वंश जो हुआ है, खलजी हुआ है, तुगलक हुए, सैयद हुए, लोधी हुए, उन 5 में बेस्ट वो था। माने उसको आप सल्तनत का अकबर कह सकते हो। वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। इसी तरीके से प्राचीन काल में अशोक हुआ है। अशोक की भी पढ़ाई लिखाई को लेकर के तो बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप पर उसने जो काम किया था, उसके धम्म का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था वो बड़ा मार्वलस है और छोटे मोटे पर्सनैलिटी की बात नहीं हो सकती। गांधी की मैं बात कर रहा था, गांधी का स्पिरिचुअल क्वोशेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता तो दुनिया में इतना बड़ा नाम, माने गांधी से बड़ी पर्सनैलिटी तो संसार में शायद ही कहीं हुई होगी। और भारतवर्ष के हज़ारों साल के इतिहास में इतना बड़ा व्यक्ति जो है वो पैदा नहीं हुआ। और आईक्यू के मामले में दुनिया का सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला व्यक्ति आइंस्टीन माना जाता है, और वो भी गांधी के लिए ऐसे बात करता है जैसे गांधी उसके बहुत बड़े गुरु हों। तो मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि गांधी जो है वो किस चीज़ पर, जब गांधी ने खुद गांधी ने लिखा है कि जब भी मुझे दुनिया में, अब मैं ऐसी जगहों पर ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा हुआ हूँ जब मुझे कहीं उत्तर नहीं दिखाई पड़ रहे थे, तो मैंने अपने स्टिल स्मॉल वॉइस, माने अकंपित लघु स्वर पर भरोसा किया। वो क्या है? वही है, वो इनर वॉइस है, वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट का एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। तो उसमें आप जब उतरते हो तो वहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप जब भी परीक्षा की तैयारी के दौरान कभी ऐसा फील करते हैं कि आपके अंदर वो मेरिट, वो कैपेसिटी या ऐसी संभावना कम है कि, तो आप क्या करें, आप अपने को कहीं इधर उधर मत डालें। माने पिक्चर देख करके समय ना, मतलब सोचे हम इससे बाहर निकल जाएं, दोस्तों से बात करके उससे बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। आप घूम करके अपने समय को ख़राब करके कोशिश मत करिए, क्योंकि जब लौट के फिर आप आओगे तो वो डिप्रेसिव मूड और बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपने उस समय कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। तो आपको चुप बैठना है। चुप बैठ करके आप एकदम शांत हो जाएं, साइलेंट मोड में चले जाएं। और ध्यान रखना, साइलेंट होना और साउंडलेस होने में फ़र्क है। और साउंड दोनों प्रकार की होती है, इनर भी होती है, आउटर भी होती है, जिसको वॉइस कहते हैं। तो हम साउंडलेस हैं, माने बाहर बात कर रहे हैं तो इसको सुनाई पड़ता है, लेकिन जिसे सोचना कहते हो, थॉट कहते हो, वो भी इनर वॉइस है, वो भी आवाज़ है, वो भी साइलेंस नहीं है, वो साउंडलेस वॉइस है। उसमें मत पड़िए, सोचिए मत, बस आप चुप बैठ जाइए, अंधेरा कर लीजिए, चुप बैठ जाइए, और कोई भी थॉट आए उसको एंटरटेन मत करिए। मैंने पहले बता दिया कि जो मन में बात आती है, बुद्धि ना लगाओ तो उसकी लाइन नहीं बनती। जैसे कोई व्यक्ति आया, उससे एसोसिएट जितनी चीज़ें हों तो बुद्धि के कारण है ना, मेमोरी के कारण है ना,
मामा का लड़का है, दादा है, दोस्त है, फलाना है, ढमाका है। बुद्धि से उस जो थॉट में आदमी आया उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप जोड़ो ही मत, खत्म हो जाएगा। पैसे की बात आई, पैसे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आती हैं वो सब बुद्धि से आप जोड़ते हो। पैसा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढमाका, या पैसा हो जाएगा तो ये करेंगे, पैसा हो जाएगा तो ये करेंगे, मोटर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, या सिलेक्शन हो जाएगा तो ये करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो ये करेंगे। वो जो भी आप विस्तार देते हो बुद्धि के कारण देते हो। तो कोई थॉट आया बुद्धि से जोड़ो ही मत, तो अपने आप मर जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये थॉट आएंगे और जब उनको बुद्धि का आप योग नहीं दे रहे हो तो अपने आप वो सुसाइड करते चले जाएंगे। तो आप देखोगे 10-15 मिनट बाद एकदम आप साइलेंस में आ गए। इसको सुपर साइलेंस कहते हैं। ये एक बड़ी अद्भुत चीज है, और यदि आप इसमें रहना सीख लेंगे तो इतनी हाई क्लास की एनर्जी आपको मिलेगी कि आपको लगेगा कि IAS वाईएएस की तैयारी करना तो बहुत आसान बात है। और जब ये सुपर साइलेंस में आप पहुंचो तब फिर आप ये सोचो कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होगा। तो जो चीज आपको जवाब में आए, जैसे आपको लगता है हमको हिस्ट्री खराब है, पॉलिटी नहीं ठीक है, फलाना ठीक नहीं है, करंट ठीक नहीं, कुछ भी जो भी, तो फिर आप अगले 4-5 दिन उसी चीज की तैयारी करो जिसमें आपको जो सुपर साइलेंस में जो चीज आपको रिफ्लेक्ट कर जाए, बुद्धि से नहीं, सुपर साइलेंस में, उससे आप अगले 4-5 दिन उसी पर फिर काम कर लीजिए। 5 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ पढ़ने को बचाए नहीं, सिलेक्शन तो बड़ा आसान है। ऐसा करके देखिए, फिर हम अगले उसमें बात करेंगे SQ को कैसे हम अपने साथ माने इस पर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, मगर हालांकि बहुत लंबे समय से मैं उस पर आगे नहीं काम कर पाया हूँ, तो मगर मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा। IQ EQ पर तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, EQ तो आपके सिलेबस में भी है, SQ पर मैं बात करूँगा और फिर मैं आगे इसी चीज़ को और डिटेल में अलग अलग करके बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।